हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास एंड आज के इस लेक्चर में बेटा हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ साथ उनके क्वेश्चन भी लगाएंगे। सो लेट स्टार्ट। तो पहला बेटा हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो हम जानेंगे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ किन्हें कहते हैं, कि सॉल्यूशन की जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो आखिरकार क्या होती हैं, वो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्चुअली हैं क्या, सबसे पहले वही समझते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा, सबसे पहले हम समझेंगे तो हमसे कहा गया है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट एंड डू नॉट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट आर कॉल्ड द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन। यानी कि सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टीज जिनकी वैल्यू जिनकी वैल्यू सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करे, ना कि सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड करे, तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो जैसे कि मान लो कि भी सॉल्यूट है और सॉल्यूट को आपने किसी सॉल्वेंट में डाला, तो डालने के बाद वहाँ पे ध्यान रखना है कि जो भी प्रॉपर्टीज़ डेवलप हो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो सॉल्यूट की नेचर पर डिपेंड ना करके उसके पार्टिकल्स पर डिपेंड करेगी, तो वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहलाएगी। ठीक है, तो डेफिनेशन हमको क्लियर होगी ना। डेफिनेशन में क्लियर कर ली कि द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन विच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट एंड डू नॉट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट आर कॉल्ड द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन। आगे ध्यान रखना है, ये जो पहला फॉर्मूला ये आपको ध्यान रखना है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अभी बताया ना आप लोगों को, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ओके, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट के। तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अभी बेटा आपको ध्यान रखना है, जब आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को जब डिस्कस करोगे डिटेल्स में, तो आपको याद रखना है कि कभी कभी हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जगह हम उनके अमाउंट को मोल फ्रैक्शन में कंसिडर कर सकते हैं। यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ना लिख करके हम उनका मोल फ्रैक्शन लिख लेंगे। ओके, तो इसमें ध्यान होना चाहिए कि सीपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। और तीसरी बात हमें ध्यान रखनी है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए कभी कभी हम मोल फ्रैक्शन ना यूज़ करके उनकी मोलैलिटी को भी यूज़ कर लेंगे। तो दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है, ओवरऑल ऑल थ्री थिंग्स होती हैं, ये तीन चीज़ें ध्यान रखनी है कि सीपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। Second thing, Cp is directly proportional to the mole fraction of solute, and third thing is the Cp is directly proportional to the molality of the solute। अब यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बेटा यहाँ पे बात आती है, और वो क्या है वो देखो बेटा, आपको ध्यान रखना है कि हियर जो सॉल्यूट हम डिसॉल्व करते हैं वो सॉल्यूट जो होना चाहिए, हियर द सॉल्यूट सब्सटेंस मस्ट बी नॉन वोलेटाइल नेचर। यानी कि जो सॉल्यूट आपने डिसॉल्व किया है वो सॉल्यूट जरूर और जरूर नॉन वोलेटाइलिक नेचर का होना चाहिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या होते हैं, जो कि स्पॉन्टेनियसली वेपोराइज नहीं होते, जैसे कि कॉमन सॉल्ट हो गया। कॉमन सॉल्ट को अगर बाउल में रखोगे तो क्या वो वेपोराइज होगा? नहीं होगा ना, इसका मतलब वो नॉन वोलेटाइल है। शुगर हो गया, शुगर को अगर किसी बाउल में रखोगे तो क्या वो वेपोराइज होगा? उसकी वेपर बनेगी? नहीं बनेगी, यानी कि वो भी नॉन वोलेटाइल हो गया। वाटर की बात करते हैं तो वाटर को बाउल में रखोगे तो वो ऑल टेम्परेचर पर क्या होता है? वेपोराइज होता है, यानी कि वो कैसा है? वोलेटाइलिक नेचर का है, तो मतलब वोलेटाइल होता है। तो यहाँ पे सॉल्यूट की बात होगी तो सॉल्यूट जो होना चाहिए प्यारे बच्चों वो होना चाहिए नॉन वोलेटाइल नेचर का होना चाहिए। ओके, उसके बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है बच्चों कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है ना वो कितनी होती है? 4 होती हैं। ठीक है बेटा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी होती है बेटा? 4, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती हैं। उनमें से पहली वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसे हम कहते हैं इन शॉर्ट RLVP। ओके, RLVP। सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, EIVP हो गया। थर्ड जो होती है दैट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और फोर्थ जो होती है दैट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी कि ओवरऑल हमारे पास 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती हैं। तो यहाँ पे डिस्कशन क्लियर हुआ। सबसे पहले हमने जाना कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टी जो डिपेंड करें द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पे, ना कि नेचर पे। उसके बाद हमने जाना कि Cp जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और मोलैलिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती हैं, RLVP यानी कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एंड EIVP एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एंड DIFP यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि OP। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है उसको यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जैसे कि आप देख पा रहे हैं दैट इज द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसको डिस्कस करना है। ठीक है, तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को इन शॉर्ट हम लोग क्या बोलते हैं? RLVP बोलते हैं बेटा। ठीक है, क्या बोलते हैं? RLVP। तो यहाँ पे देखो बेटा एक फिगर यहाँ बनाया गया, इसको बहुत ध्यान से समझना, अगर ये समझ में आ गया तो डेरिवेशन भी समझ में आ जाएगा। देखो बेटा, हमने यहाँ पे ये जो ऑरेंज जो कर्व से आपको यहाँ पे लाइन से एक जो बॉक्स यहाँ पे दिख रहा है, बेसिकली ये एक क्लोज वेसल है, यानी कि एक बंद बर्तन है। इसके अंदर ये आपको डैश डैश जो ब्लू डैश जो दिख रहा है, बेसिकली ये जो ब्लू डैश है वो एक वोलेटाइल सॉल्वेंट है। वोलेटाइल सॉल्वेंट का मतलब जो कि वेपोराइज हो सके। क्लियर है? तो यहाँ पे वोलेटाइल सॉल्वेंट लिया है, सॉल्वेंट को हम जानते हैं कि ए के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप ए ले लिया। अब यहाँ पे ये भी मान के चलते हैं कि ये जो ए लिया है, मतलब कि सॉल्वेंट जो लिया है उसका मोल फ्रैक्शन तो XA है,
और अगर कभी मोल लगाने पड़े तो Na है, तो Na क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, एंड Xa क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है, जैसे कि मान लो कि एग्जांपल के लिए वाटर। सेकंड है, इन ब्लू पार्टिकल्स के बीच में हमने यहाँ पे व्हाइट डॉट्स और दिखाए बेसिकली। तो ये जो व्हाइट डॉट्स बेटा आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, दीज आर द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। जैसा कि हमने कहा था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी केवल उसी केस में आएगी जब हमारा सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल नेचर का होगा। क्लियर है ना? तो हमने यहाँ पे जो सॉल्यूट है नॉन वोलेटाइल नेचर का है, जिसका मोल फ्रैक्शन हमने एक्स बी माना हुआ है, मोल्स हमने यहाँ पे एन बी माने हुए हैं, एग्जाम्पल के लिए शुगर। अब बड़े कॉमन सेंस वाली बात है कि यहाँ पे जो व्हाइट वाले डॉट्स हैं, दीज आर द पार्टिकल्स ऑफ शुगर, एंड जो ब्लू डॉट्स हैं, दीज आर द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। तो वाटर के पार्टिकल्स तो वेपोराइज होंगे, मतलब कि वेपर बनाएंगे, और जो व्हाइट वाले पार्टिकल्स हैं यानी कि शुगर के पार्टिकल्स की वेपर तो बनी नहीं है। तो ये जो ब्लू वाले पार्टिकल्स है ये वेपोराइज होंगे और यहाँ पे जो क्लोज कंटेनर में जो एयर थी उस एयर में जाकर के ये मिक्स हो जाएंगे। तो मिक्स हो जाने के बाद एक्चुअली ये क्या है, दिस इज द वेपर, मतलब ये जो ब्लू पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं, दीज आर द वेपर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब प्योर वर्ड क्यों लगाया गया, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल कंपोनेंट है, क्योंकि दूसरे कंपोनेंट की वेपर तो बनी ही नहीं है। तो हमने लिखा कि वेपर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब क्या होगा, वेपर आप जानते हैं कि वेपर जो होती है इट विल एक्ट एज अ गैस, यानी कि वेपर जो होती है वो किसकी तरह बिहेव करती है, गैस की। और जैसा कि हम जानते हैं गैस का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो होता है प्रेशर अप्लाई करना। तो ये जो वेपर यानी कि जो गैस जो बनी हुई है ये क्या करेगी, सॉल्यूशन के सरफेस पर यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करेगी, डाउनवर्ड प्रेशर यहाँ पे अप्लाई करेगी। तो हमने लिखा कि ये जो डाउनवर्ड एरो है दिस इज द वेपर प्रेशर, मतलब बेसिकली ये जो क्या है, ये वेपर प्रेशर है। और ये वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, अप्लाइड हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है, वेपर के द्वारा, है ना। और कहाँ पे, ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, या फिर कह सकते हैं कि प्योर सॉल्वेंट। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि इस वेपर प्रेशर को P0A यहाँ पे सपोज कर लिया गया है। तो बेसिकली P0A जो है वो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, ठीक है। अब हमने उस वेपर प्रेशर को यहाँ पे एक डिवाइस लगाई हुई है, वेपर प्रेशर को मेजर करने वाली यहाँ पे डिवाइस यहाँ पे लगाई हुई है। इस डिवाइस की बात करेंगे तो उस डिवाइस को हम यहाँ पे कहते हैं आइसोटेनिस्कोप, ठीक है। बेसिकली आइसोटेनिस्कोप जो होती है इसका काम होता है वेपर प्रेशर को यहाँ पे मतलब मेजर करना। एक डिवाइस और होती है जिसे हम लोग कहते हैं मैनोमीटर कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, मैनोमीटर। मैनोमीटर जो डिवाइस होती है इसका काम होता है गैस के प्रेशर को मेजर करना, गैस प्रेशर, ठीक है। और एक डिवाइस और होती है जिसे हम कहते हैं बैरोमीटर। क्या बोलते हैं बेटा, बैरोमीटर। बैरोमीटर का बेटा जो काम होता है वो होता है एयर प्रेशर को मेजर करना, एयर प्रेशर को। तो तीन डिवाइस हैं, एयर प्रेशर यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको मेजर करने के लिए हम लगाएंगे बैरोमीटर, और गैस के किसी प्रेशर को मेजर करने के लिए मैनोमीटर, और वेपर प्रेशर को डिफाइन करने के लिए आइसोटेनिस्कोप करेंगे, ठीक है। अभी देखो क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पे बेटा हमने लेट कर लिया। लेट क्या किया, हमने लेट किया हुआ है कि P0A ले लिया, P0A, ठीक है। अब P0 क्या है, अभी हमने समझा, दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, यानी कि प्योर लिक्विड का यहाँ पे ये बेटा वेपर प्रेशर है, ठीक है। दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। अब हम बात करेंगे, सपोज दैट कर लेते हैं, जब हमने यहाँ पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट से मिला दिया था, तो यहाँ पे अब जो सॉल्यूशन बने, मतलब जो प्रेशर आएगा उसे हमने यहाँ पे सपोज कर लिया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि यहाँ पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा या फिर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो बेसिकली सभी को पता है, देखो ये जो व्हाइट वाला पार्टिकल है ना, मतलब सॉलिड का जो पार्टिकल है, ये खुद तो वेपोराइज होगा नहीं, और इसके नीचे ये जो ब्लू पार्टिकल्स है उनको भी वेपोराइज होने नहीं देगा। जिससे क्या होगा कि यहाँ पे इस क्लोज वेसल के अंदर वेपर का जो अमाउंट है वो डिक्रीज हो जाएगा, और वेपर के अमाउंट डिक्रीज होने से क्या होगा, प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा। मतलब सॉल्यूशन बनने के बाद जो भी वेपर प्रेशर आएगा वो डिक्रीज हो जाएगा, और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में डिक्रीज होने का ये जो प्रोसेस होता है इसी को हम बोलते हैं लोअरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, लोअरिंग। तो उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा कि हमें जो निकालना है वो निकालनी है लोअरिंग निकालनी है। क्या निकालनी है बेटा, लोअरिंग। तो हमने यहाँ पे लिखा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकालना है, मतलब LVP निकालना है। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकालोगे, जैसे हम डेल्टा P के द्वारा नोट करेंगे, तो डेल्टा P इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, जो भी ज़्यादा होगा उसमें से कम वाला माइनस कर देंगे, यानी कि P0A और माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, PS, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला बेटा निकल के आया वो किसका निकल के आया, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का। अब हम निकालेंगे, अभी तक तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर था, अब हम यहाँ पे निकालेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी कि जो भी लोअरिंग हुई है उसको हम रिलेट करेंगे, और रिलेट किसके साथ करेंगे, जो प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर था उसके साथ, क्योंकि हमने उसी के बिहाफ पर तो पता किया भाई सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है या फिर ज़्यादा है, वो कैसे पता चल रहा है, क्योंकि हम उसको रिलेट कर रहे हैं या कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ, प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के साथ। पहले वेपर ज़्यादा थी लेकिन सॉल्यूट डालने के बाद वो वेपर कम हो गई, तो वेपर प्रेशर कम निकल के आया, तो ये किससे पता चला,
पी नॉट ए के द्वारा। तो अगर आर एल बी पी निकालोगे तो आर एल बी पी निकालने के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि जो डेल्टा पी है, डेल्टा पी में हम डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड कर देंगे, पी नॉट ए से बेटा यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। तो आर एल बी पी का फॉर्मूला हो गया और एल बी पी का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो एल बी पी का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा पी है, और डेल्टा पी जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, पी नॉट ए माइनस पी एस, ठीक है। और आर एल बी पी निकालेंगे तो आर एल बी पी को का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए। अब क्या करना है, सिंस करके, क्योंकि यहाँ पे आर एल बी पी जो है, अगर हम आर एल बी पी की बात करेंगे मतलब कितनी लोअरिंग यहाँ पे हुई है, तो वी कैन से दैट कि आर एल बी पी जो है वो यहाँ पे एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगी, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। मतलब कि जितनी ज़्यादा यहाँ पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आप यहाँ पे डालोगे उतनी ज़्यादा यहाँ पे वेपर में कमी आती जाएगी। जितना ज़्यादा सॉल्यूट यहाँ पे ऐड करोगे, सॉल्वेंट की वेपर उतनी ही कम हो जाएगी, और वेपर कम होने से क्या होगा कि वहाँ पे वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो जो लोअरिंग आ रही है, जो कमी जो आ रही है, वो कमी जो है वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, किसके, सॉल्यूट के। अब यहाँ पे आर एल बी पी सभी जानते हैं, आर एल बी पी क्या होता है, आर एल बी पी होता है डेल्टा पी होता है, ठीक है। आर एल बी पी क्या होता है बेटा, डेल्टा पी। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं कि डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए यहाँ पे हो जाएगा, एंड इज इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यानी कि एक्स बी, ठीक है। एक फॉर्मूला बेटा हमारे पास ये हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स बी की वैल्यू लगा देंगे, सिंस करके एक्स बी यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला सभी जानते होंगे। एक्स बी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये वैल्यू बेटा जब यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ डेल्टा पी तो हम जानते हैं, डेल्टा पी का फॉर्मूला होता है पी नॉट ए और माइनस यहाँ पे पी एस, ठीक है। और अपॉन में यहाँ पे क्या चल रहा है बेटा, अपॉन में यहाँ पे चल रहा है पी नॉट ए, ओके। एंड इक्वल्स टू भी यहाँ पे क्या चल रहा है, इक्वल्स टू में यहाँ पे है एन बी यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और यहाँ पे एन ए और प्लस यहाँ पे एन बी। प्यारे बच्चों, ये वाला रिलेशन या ये वाला जो फॉर्मूला यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो एक्चुअली यहाँ पे जेई और आईआईटी जैसे जो हमारे पास एग्जाम्स होते हैं उनमें डायरेक्टली एज अ रिलेशन यहाँ पे पूछा जाता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे रिलेशन के तौर पर ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे ये न्यूमेरिकल के लिए यूज़ नहीं होता बेटा, न्यूमेरिकल पर्पज से यूज़ नहीं होता है, इतना आपको ध्यान रखना है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे काम कर लेते हैं कि यहाँ पे ये जो इक्वेशन जो बनाई हुई है इस इक्वेशन को कुछ मान लेते हैं, जैसे कि सपोज दैट ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है, और ये इक्वेशन नंबर 4 है। तो इक्वेशन 4 में हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल लेते हैं, टेकिंग रेसिप्रोकल इन इक्वेशन 4, ठीक है। तो इक्वेशन 4 में बेटा हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो टेकिंग रेसिप्रोकल इन इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 में बेटा हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो रेसिप्रोकल जैसे ही बेटा हम यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा पी नॉट ए, और अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा पी नॉट ए माइनस पी एस, ओके, इज इक्वल्स टू कितना होगा, एन ए और प्लस यहाँ पे एन बी, और अपॉन में यहाँ पे कितना हो जाएगा, एन बी, ये हो जाएगा बेटा। क्लियर है बात। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इतना करने के बाद यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो एन ए प्लस एन बी है इसको इस एन बी के साथ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो सब्स्टिट्यूट करो बेटा, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, सब्स्टिट्यूट करने के बाद यहाँ पे हो जाएगा बेटा हमारे पास पी नॉट ए, और अपॉन में यहाँ पे पी नॉट ए माइनस यहाँ पे पी एस, ठीक है। एंड इक्वल्स टू में यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा बेटा एन ए अपॉन यहाँ पे एन बी, और प्लस यहाँ पे एन बी, और अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा एन बी। एन बी का डिवाइड एन बी में करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा। तो पी नॉट ए अपॉन पी नॉट ए माइनस पी एस इज इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा बेटा कितना हो जाएगा, एन ए अपॉन एन बी। तो जो एक बार हमने रेसिप्रोकल लिया था उसका रेसिप्रोकल का हम रिवर्स ले लेंगे, यानी कि दोबारा से रेसिप्रोकल ले लेंगे, और दोबारा से जब रेसिप्रोकल लोगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, तो फिर से एक बार हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा पी नॉट ए। उससे पहले एक चीज़ और देखो बेटा, यहाँ पे जब एन बी का डिवाइड एन बी में किया तो कितना हो गया था, 1 हो गया। तो पहले एक काम करो, इस 1 को यहाँ पे ट्रांसफर कर लो, उसके बाद रिवर्स लेंगे, ठीक है। तो पहले 1 को ट्रांसफर कर लो, तो यहाँ पे हमारे पास है बेटा पी नॉट ए, और अपॉन में यहाँ पे पी नॉट ए माइनस पी एस, ठीक है, ये था। अब जो 1 राइट हैंड में था उसको यहाँ पे लेफ्ट हैंड में लेके आएंगे, तो लेफ्ट हैंड में यहाँ पे 1 हो गया, और इज इक्वल्स टू में यहाँ पे चल रहा है एन ए अपॉन एन बी, ओके। उसके बाद क्या करना है, इसके अपॉन में 1 मान के एलसीएम ले लेंगे। तो इनका जो एलसीएम आएगा बेटा, एलसीएम हमारे पास आ जाएगा पी नॉट ए और माइनस कितना हो जाएगा, पी एस, ओके। इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो 1 टाइम करेंगे तो यहाँ पे पी नॉट ए हो जाएगा, माइनस इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो इतनी ही बार जाएगा, इसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 में करने पर यहाँ पे आ जाएगा पी नॉट ए
और माइनस यहाँ पे पी एस। ओके, अब इक्वल्स टू में हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा एन ए और अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा एन बी। माइनस का अगर इंटू करोगे तो यहाँ पे पी नॉट ए और माइनस यहाँ पे पी नॉट ए, माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस का यहाँ पे हो जाएगा बेटा पी एस और अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा कितना हो जाएगा पी नॉट ए और माइनस यहाँ पे हो जाएगा पी एस। ठीक है, एंड इक्वल्स टू यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा एन ए अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा एन बी। अब पी नॉट ए से पी नॉट ए कैंसिल हो जाएगा, तो अब हमारे पास यहाँ पे बचता है पी एस अपॉन यहाँ पे पी नॉट ए और माइनस यहाँ पे पी एस। ठीक है, एंड इज इक्वल्स टू यहाँ पे चल रहा है एन ए अपॉन एन बी। अब क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन का हम फिर से यहाँ पे रिवर्स लेंगे, क्योंकि एक बार रिवर्स हम ले चुके हैं, तो फिर दोबारा से यहाँ रिवर्स लेंगे, तो इसे या करके यहाँ पे लिख देंगे पी नॉट ए माइनस पी एस, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल्स टू यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एन बी अपॉन एन ए, एन बी अपॉन एन ए। अब यहाँ पे एन बी और एन ए की वैल्यू बेटा लगा देंगे बेटा। तो जैसा कि हमें पता है कि सेंस करके एन बी यानी कि मोल ऑफ सॉलिड का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, ये फॉर्मूला होता है। एंड बेटा यहाँ पे एन ए की वैल्यू की बात करेंगे तो एन ए का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, ये होता है। तो वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो फाइनली हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा पी नॉट ए और माइनस यहाँ पे पी एस और अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा पी एस आ जाएगा बेटा, इज इक्वल्स टू यहाँ पे एन बी की वैल्यू कितनी हो गई डब्ल्यू बी अपॉन एम बी और इनटू में यहाँ पे एन ए की वैल्यू डब्ल्यू ए अपॉन का एम ए ऊपर बन जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये एक जनरल फॉर्मूला जो आपको ध्यान रखेंगे, लेकिन ज़्यादातर इक्वेशंस में ये देखा गया है कि अगर हम बात करेंगे, जैसे कि अभी तक हम बना चुके हैं इक्वेशन नंबर 4 बना चुके हैं, इक्वेशन 4 के बाद आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे इसे बना लेंगे इक्वेशन नंबर 5 और इसे इक्वेशन 6। ज़्यादातर क्वेश्चन में ये देखा गया है कि इस ओवरऑल फॉर्मूले से हमसे एम बी की आस्किंग होती है कि एम बी क्या होता है, एम बी बताइए। तो अगर इस फॉर्मूले को एम बी की फॉर्मेट में चेंज करेंगे तो यहाँ पे एम बी का जो फॉर्मूला आएगा वो ये आ जाएगा एम बी इक्वल्स टू, मतलब एम बी को ट्रांसफर करते लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी सबको राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा पी एस और अपॉन में बेटा यहाँ पे हो जाएगा आपका पी नॉट ए माइनस पी एस, पी नॉट ए माइनस पी एस। ओके, और इनटू में यहाँ पे कितना बचेगा, इनटू में यहाँ बचेगा डब्ल्यू बी इंटू एम ए और अपॉन में यहाँ पे डब्ल्यू ए। माय डियर स्टूडेंट, यही वो फॉर्मूला है जिससे कि सारे के सारे न्यूमेरिकल्स होंगे। ठीक है, जितने न्यूमेरिकल्स होंगे इस वाले फॉर्मूले से होंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिस इज द इक्वेशन नंबर 7 एंड ये फॉर्मूला जो लगेगा ये लगेगा फॉर ऑल सॉल्यूशन, यानी कि जितने भी प्रकार के सॉल्यूशन होंगे उन सभी सॉल्यूशन पे यही फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन आपको एक की पॉइंट्स के रूप में ध्यान रखना है कि फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, है ना, फॉर डाइल्यूट या फिर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, मतलब अगर कोई सॉल्यूशन वेरी डाइल्यूट है और उसे कैसे पहचानेंगे, जिसकी कंसंट्रेशन लेस देन हो 5% से, मतलब जिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 5% बाई वेट यानी कि 5% से भी कम हो, 5% से भी कम अगर कंसंट्रेशन है, सी यानी कि कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन की वैल्यू अगर 5% से भी कम है तो वहाँ पे उसे वेरी डाइल्यूट माना जाएगा। और यहाँ पे जो पी एस है इसको यहाँ पे चेंज कर देंगे और वहाँ पे पी नॉट ए आ जाएगा। तो फाइनली वहाँ पे एम बी का जो फॉर्मूला रहेगा दैट इज द पी नॉट ए और अपॉन में यहाँ पे पी नॉट ए माइनस पी एस, पी नॉट ए माइनस पी एस और यहाँ पे इंटू में यहाँ पे आ जाएगा बेटा डब्ल्यू बी इंटू यहाँ पे कितना होगा एम ए और यहाँ पे कितना होगा डब्ल्यू ए। तो ये वही फॉर्मूला है जो न्यूमेरिकल के लगेगा, लेकिन ये लगेगा बेटा फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। इक्वेशन नंबर यहाँ पे 8 एंड फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो आपको ये बस दो बातें ध्यान रखनी है, एक आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है बेटा, ठीक है, एक ये फॉर्मूला ध्यान रखना है और एक ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। ये दो फॉर्मूले बस आप ध्यान रखिए, इन्हीं दोनों फॉर्मूलों से सारे न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। तो एम बी का फॉर्मूला मालूम हो गया, पी नॉट पी एस अपॉन पी नॉट ए माइनस पी एस इंटू डब्ल्यू बी एम ए अपॉन डब्ल्यू ए, और दूसरा डायरेक्ट सॉल्यूशन के लिए पी नॉट ए आ जाएगा पी एस की जगह, पी नॉट ए माइनस पी एस इंटू डब्ल्यू बी एम ए अपॉन डब्ल्यू ए। ठीक है, अब हम यहाँ पे आर एल बी पी के यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं और देखते हैं यहाँ पे किस तरह से क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो देखो बेटा, द वेपर प्रेशर यानी कि वेपर प्रेशर की बात हो रही है और एक 2% सॉल्यूशन है। अब देखो 2% सॉल्यूशन देखते ही समझ में आएगा सॉल्यूशन कैसा है, वेरी डाइल्यूट है। ठीक है ना, तो अब देखो सबसे पहले तो मैं आज आपको डिस्कस करना सिखाता हूं कि ये 2% वाला जो केस है आप इसे कैसे डील करेंगे, वो मैं आपको बता रहा हूं, आज बता रहा हूं और आप हमेशा ध्यान रखोगे। यानी कि यहाँ पे अगर बात करोगे तो सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो 2% दे रखी है और आज के बाद 2% हो या कोई भी कंसंट्रेशन हो तो आप इसे कैसे डील करोगे वो बता रहा हूँ। देखो बेटा, परसेंटेज का ये जो सिंबल जो होता है ये जो है डिफाइन करता है सॉल्यूशन के अमाउंट को, सॉल्यूशन का कितना अमाउंट है वो ये बताएगा। परसेंटेज का मीन्स क्या होता है, 100 होता है, तो सॉल्यूशन का जो अमाउंट है वो हम कितना लेंगे, 100 लेंगे।
तो सॉल्यूशन का जो वेट होता है वो कितना मानते हैं, डब्ल्यू मानते हैं, और डब्ल्यू का जो वेट है यहाँ पे कितना मान लिया जाएगा, 2 ग्राम मान लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वेट बाई वेट चल रहा है ना। और आगे ये जो रीडिंग लिखी होती है ये सॉल्यूट के लिए होती है, और सॉल्यूट के वेट को डब्ल्यू बी के द्वारा नोट करते हैं। तो सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुई बेटा, ध्यान रखेंगे जो यहाँ पे परसेंटेज है, परसेंट का मतलब यहाँ पे 100 होता है, तो परसेंट का मतलब 100 है, मतलब कि सॉल्यूशन का वेट तो यहाँ पे हो गया बेटा 100 ग्राम, ठीक है। और आगे की देखो ये जो परसेंटेज है, ये आगे जो परसेंट का साइन जो होता है वो सॉल्यूशन को बताता है, मतलब ये किसको बताता है, सॉल्यूशन को बताता है। अब सॉल्यूशन का जो वेट है वो कितना हो गया, 100 ग्राम हो गया, और इसके आगे की ये जो रीडिंग होती है वो सॉल्यूट के वेट को बताती है, और सॉल्यूट का जो वेट है वो कितना हो गया बेटा हमारे पास 2 ग्राम। और अगर मान लो कि सॉल्वेंट का वेट अगर निकालना पड़े तो सॉल्वेंट का जो वेट होगा यानी कि डब्ल्यू ए जो होगा वो कितना हो जाएगा, 100 - 2 यानी कि 98 ग्राम बेटा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। आगे पढ़ो जरा। एक एक्वेस सॉल्यूशन है ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ये तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, नॉन वोलेटाइल है, नॉन डिसोसिएटिव यानी कि वो डिसोसिएट भी नहीं होता। टेम्परेचर इतना है इज 755 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो ये जो सॉल्यूशन है बेटा, ये सॉरी ये जो प्रेशर है वो किसका प्रेशर है बेटा, सॉल्यूशन का प्रेशर है, लिखा है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर तो आ गया ना आपका, तो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को किससे शो करते हैं, पीएस से। अब पीएस की जो वैल्यू है बेटा हमारे पास कितनी है, 755 मिलीमीटर मरकरी, ये तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हो गया। आगे पढ़ते हैं। एज्यूमिंग यानी कि मान के चलो द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो इतना है, और प्योर वाटर का जो वेपर प्रेशर होता है वो कितना होता है बेटा, पी नॉट ए होता है। तो पी नॉट इज इक्वल टू कितना हो गया, 760 मिलीमीटर मरकरी, ठीक है, ये वैल्यू हो गई। उसके बाद द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, जैसे मैंने कहा था ना एमबी पूछा जाता है, तो एमबी आपसे यहाँ पे पूछा गया, एमबी इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। अब सेंस करके डायरेक्टली आपको फॉर्मूला यहाँ पे लगाना, आपने फॉर्मूला पढ़ा था अभी कि अगर आपको क्या निकालना है, एम बी निकालना है, मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉलिड अगर आपको निकालना है तो फॉर्मूला आपको पता होगा। डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में क्या होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में फॉर्मूला होता है पी नॉट ए अपॉन में यहाँ पे होता है पी नॉट ए माइनस पी एस, है ना, यही होता है ना। उसके बाद यहाँ इंटू में क्या होता है, डब्ल्यू बी, और अपॉन में यहाँ पे क्या होता है एम ए, और इंटू में यहाँ पे क्या होता है डब्ल्यू ए, ये फॉर्मूला होता है। अगर हम बात करेंगे ये थोड़ा जैसे कि इधर देखो जरा, एम बी निकालेंगे तो यहाँ पे डब्ल्यू बी इंटू एम ए, है ना, डब्ल्यू बी इंटू एम ए करना है आपको, डब्ल्यू बी इंटू एम ए, क्योंकि एम ए ऊपर बन जाएगा ना, डब्ल्यू बी इंटू एम ए, इसे थोड़ा ठीक करेंगे फॉर्मूले को, डब्ल्यू बी इंटू एम ए, डब्ल्यू बी इंटू एम ए, और अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा डब्ल्यू ए। सारी वैल्यूज बेटा लगा दो यहाँ पे, तो एम बी इज इक्वल्स टू पी नॉट ए, पी नॉट ए की वैल्यू कितनी है 760, यहाँ पी नॉट ए 760 माइनस पी एस 755, ओके बेटा। उसके बाद यहाँ पे डब्ल्यू बी कितना है बेटा यहाँ पे 2, एम ए यानी कि वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 18 होता है, डब्ल्यू ए कितना बेटा हमारे पास 98, कुछ कैंसिल आउट कर लो बेटा, कैंसिल आउट करोगे तो 2 से 98 कट जाएगा, कितनी बार कटेगा 49 बार कटेगा, ओके। और तो कुछ कैंसिल होने वाला नहीं है, तो एम बी इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 760 हो गया, और 18 बेटा यहाँ से बचा, और यहाँ पे 760 में से 755 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा आपका 49। अब इन सबका क्या कर लिया जाए, नोमरेटर जो है बेटा वहाँ मल्टीप्लाई कर लिया जाए नोमरेटर का, और मल्टीप्लाई करने के बाद डिनोमिनेटर का कर लेंगे। तो देखो जरा क्या होगा, कैसे होगा देखो जरा, लिसन। तो मल्टीप्लाई जो करना है बेटा हमें करना है 700 जो 60 है, 760 का मल्टीप्लाई करना है बेटा किसके साथ करना है 18 के साथ। तो 760 का मल्टीप्लाई जब 18 के साथ किया तो मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है एम बी इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा कितना आ गया 13680, ओके। अब नीचे यहाँ पे क्या करेंगे, जो 5 है 5 का मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 49 के साथ। तो पहले 5 लेंगे, 5 का किसके साथ बेटा 49 के साथ, जस्ट बैक 5 का 49 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर 245 आ जाएगा, 245। अब इसका डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड कर दो बेटा 13680, इसमें हमें क्या करना है डिवाइड करना है, कितना करना है 245 का, तो 245 का डिवाइड करेंगे तो 55.83 आ जाएगा। तो यहाँ पे एम बी इक्वल्स टू 55.83 यानी कि जो मॉलिक्यूलर मास जो होगा बेटा वो इतना यहाँ पे आ जाएगा। तो जैसा कि क्वेश्चन में यहाँ पूछा गया था कि द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम मोल इनवर्स इज क्लोजेस्ट टू, मतलब किसके लगभग पास होगा, तो समझ में आया किसके पास होगा 56 के पास होगा। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेटा ना, ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे 55.83 आ रहा है ना, जो कि किसके बराबर हो गया 56 के बराबर हो गया।
तो हम बड़ी ही आसानी से यहाँ पे निकाल सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना होगा कि सॉल्यूशन जो है वो वेरी डाइल्यूट तो नहीं है। अगर डाइल्यूट होगा तो यहाँ पी नॉट ए लगाएंगे, अगर वो वेरी डाइल्यूट नहीं है तो यहाँ पे पी एस लगा करके उसे सॉल्व कर देंगे। ठीक है, आगे देखो बेटा, इस क्वेश्चन को देखो जरा। इस क्वेश्चन को यहाँ पे देखेंगे तो कहा गया है कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ईथर, मतलब एक प्योर ईथर था, प्योर ईथर है ना, प्योर ईथर था जिसका मॉलिक्यूलर मास जो है यहाँ पे कितना दे रखा है 74 ग्राम मोल इनवर्स एट 293 केल्विन इज 588 बार। अब एक 10% सॉल्यूशन है, किसका है, बेंजोइक एसिड का। तो देखो बेटा, यहाँ पे बेंजोइक एसिड के बारे में जानकारी दी है, बेंजोइक एसिड है ना बेटा, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड की जो कंसंट्रेशन है वो है बेटा हमारी 10%। ओके बेटा, कितनी है, 10%। बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला होता है C6H5COOH। मैंने अभी परसेंटेज वाले पार्ट को सॉल्व करना सिखाया था ना भाई। जो परसेंटेज वाला जो मास होता है वो किसका मास होता है, सॉल्यूट का मास होता है। W की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 100 हो गई। और इससे पहले जो वैल्यू होती है वो WB की वैल्यू होती है। तो WB की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी बेटा, हमारे पास 10 ग्राम हो जाएगी। ठीक है, और WA निकालेंगे तो WA निकालने के लिए 100 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना हो गया, 90। अब यहाँ पे बेंजोइक एसिड क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट है तो सॉल्यूट का जो मॉलिक्यूलर मास होगा यानी कि जो MB जो होगा वो दे रखा है 122 दे रखा है। और सॉल्वेंट यानी कि ईथर का मॉलिक्यूलर मास भी दे रखा है आपको, MA भी दे रखा है। MA कितना दे रखा है बेटा आपको, 74 दे रखा है। और आगे कहा गया है कि व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है, मतलब कि PS आपको यहाँ पे निकालना है। ठीक है, क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओगे। फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे भाई, अभी हमने फॉर्मूला सीखा था कि P0A माइनस PS अपॉन PS, क्योंकि बाकी ऑल सॉल्यूशन के लिए PS आता है और डाइल्यूट के लिए क्या आता है, P0A आता है। इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, WB अपॉन MB इंटू WA अपॉन का MA ऊपर पहुंच जाएगा, इतना हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब PS को एक काम करो, इन दोनों के साथ यहाँ पे सब्सिट्यूट कर लो। तो सब्सिट्यूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, P0A अपॉन PS हो जाएगा। ठीक है, माइनस PS अपॉन PS हो जाएगा। यहाँ सबकी वैल्यू लगा दो। WB की वैल्यू बेटा हमारे पास 10 है। MA यानी कि ईथर का मॉलिक्यूलर मास वो 74 है। MB 122 है और WA हमारे पास 90 है। तो 10 से 90 कट जाएगा 9 टाइम्स। ठीक है, 2 से काटेंगे, 2 से कटेगा 36 टाइम कटेगा, 37 टाइम। 2 से कटेगा 37 टाइम और 2 से काटेंगे तो 61 टाइम, और कुछ कैंसिल होने वाला है नहीं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ तो बचा आपका P0A बचा और यहाँ पे कितना बचा, PS बचा। PS का PS में करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, यहाँ पे 37 हो गया और यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं कि जो 61 था 61 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, किसके साथ कर लेते हैं, 9 के साथ कर लेते हैं। तो हमारे पास 549 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया 549। इस माइनस में उधर भेजेंगे प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे P0A अपॉन में यहाँ पे कितना हो गया, PS इज इक्वल टू यहाँ पे 37 अपॉन 549 और यहाँ पे +1। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे बेटा से, एलसीएम लेके सॉल्व कर दो बेटे से। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा P0A और अपॉन में यहाँ पे PS इज इक्वल टू एलसीएम कितना आ जाएगा, 549 आ जाएगा, 549। तो यहाँ पे 37 हो जाएगा और प्लस यहाँ पे 549 हो जाएगा। तो इनको यहाँ पे ऐड कर लेंगे तो P0A अपॉन यहाँ पे PS हो जाएगा इज इक्वल टू 9 7 16 का 6 कैरी फॉरवर्ड 1 1 4 5 और 3 यहाँ पे 8 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा बेटा आपका यहाँ पे 5। ठीक है, और यहाँ पे 549। ओके, अब क्या करेंगे, 549 का 586 में डिवाइड कर लेते हैं। तो करो डिवाइड करो जरा, 586 में डिवाइड करने वाले हैं 449 के साथ, है ना, 449। जस्ट अ मिनट, ये 549 है बेटा, ये 449 है, 549 है, वही मैं कह रहा हूँ 549। दिस इज द 549, दिस इज द 549, 549 है ना, 549 से करेंगे डिवाइड यहाँ पर। तो 586 में हम यहाँ पे करेंगे 549 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर 1.06 आ गया। तो यहाँ पे P0A अपॉन में यहाँ पे PS इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास आ गया 1.067 है ना। तो 1.06 था और 7 है तो यहाँ पे 1.07 कर लो। अब PS निकालना, PS को यहाँ पर, इसको यहाँ पहुँचा दो। तो P0A को लगा दो, P0A की वैल्यू हमें बताइए, P0A को लगाओ बेटा। P0A की वैल्यू कितनी बेटा बताओ जरा, P0A देखो जरा, P0A दे रखा है, कितना दे रखा है, ये दे रखा है 588 दे रखा है। तो यहाँ पे P0A लगा दिया हमने 588। ठीक है, कितना लगाया 588 और ये नीचे आ जाएगा यहाँ पे। तो 1.07 इज इक्वल टू यहाँ पे PS हो गया।
अब इसका डिवाइड कर देंगे, 588 में डिवाइड कर दो बेटा। तो 588 में हम डिवाइड करने वाले हैं 1.07 के साथ, तो डिवाइड करेंगे तो 549.53 आ जाएगा। तो PS यानी कि सॉल्यूशन का जो पेपर प्रेशर होगा वो 549.53 यहाँ पे बेटा आ जाएगा, ठीक है। और इसका यूनिट जो रहेगा वो जैसे पहले देखा था उसी में आ जाएगा, यानी कि बार में आ जाएगा। अब देखो आपका जो आंसर है यहाँ पे वो करेक्ट आंसर है, इसका पता कैसे लगाएंगे देखो जरा। ये सॉल्यूशन का पेपर प्रेशर है ना, तो प्योर सॉल्वेंट का कितना था, इतना था, और सॉल्यूशन का कितना है, इतना है, तो मतलब कमी हो गई ना, और कमी हो गई है मतलब लोअरिंग हो गई है। तो हाँ क्लियर है कि यहाँ पे लोअरिंग हो रही है मतलब कमी हो रही है, तो इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। तो आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड वेरी वेल अबाउट द RLVP। RLVP आपका क्लियर हो चुका होगा। RLVP के जितने भी न्यूमेरिकल हैं बहुत ही आसानी से, दो तरह के न्यूमेरिकल होते थे, एक तो नॉर्मल कंडीशन में मैंने आपको करा दिया है और एक डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में करा दिया है। उसके बाद आप यहाँ पे इन फॉर्मुलों को ध्यान देंगे, 7 और 8 को बहुत अच्छे से फोकस करेंगे, ठीक है। 7 और 8 को वीडियो पॉज करके डेरिवेशन नोट करेंगे और ये फॉर्मुले यहाँ पे ध्यान रख लेंगे। कभी कभी इन फॉर्मुलों से भी न्यूमेरिकल आ जाते हैं, तो इस वाले फॉर्मुले को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है बेटा। तो RLVP यहाँ पे क्लियर हो गया। एंड आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।